हाँ जी मेरे भाई, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से इस नए सेशन में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ, जहाँ हम इस सेशन में कर रहे हैं मेरे भाई फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास। और आज की क्लास होगी क्लास नंबर 3। और पिछले क्लास फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है मेरे भाई, आज आपका दिन है कि क्लास 3 का लेक्चर में कुछ नया सीखने का। ठीक है मेरे भाई, फिजिक्स का ये क्लास होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 3 होगा, जो कि हम AAATC और इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन हर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल क्लास है। ठीक है मेरे भाई, मैं आगे चलूँ इससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि मैं सिलेबस थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस, जहाँ भी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास। ठीक है मेरे भाई, साथ ही साथ हम PYQs भी देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जहाँ जहाँ भी PYQs का आ रहा है वहाँ PYQs भी मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, फिर उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे करते करते सारा का सारा चैप्टर हमारा एक बार एंड होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आप सभी को अगर नहीं पता है फाउंडेशन बैच के बारे में, तो एक नया बैच है आप सभी के लिए। ठीक है, जहाँ ICG एयरफोर्स नेवी और AAATC ऑफिसर के लिए मेरे भाई क्लास चल रही है। मैथमेटिक्स क्लास 11-12 के लिए, ठीक है, और फिजिक्स क्लास 11-12 के लिए, जहां हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट की क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास प्लस इनके PYQs। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास और PYQs यहाँ भी वही हो रहा है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इतनी सारी प्रैक्टिस दी जा रही है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है आप सभी को क्लास 11-12। तो मेरे भाई, आप सभी को इस नए सेशन में, आज की इस क्लास में स्वागत है। और मैं चलूँगा आगे, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम टॉपिक्स के देखते चलेंगे। और उससे पहले आप सभी के लिए एक फॉर्मूला जो कि हमने कल कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार, जो हमने कल कूलॉम्स लॉ पढ़ा, ठीक, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो जैसे ही हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था भाई, एक मिनट देखना इसको, मैंने जो कूलॉम्स लॉ आप सभी को पढ़ाया, तो उस कूलॉम्स लॉ में आपने क्या बोला कि यार, फोर्स जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन में R² के बराबर होता है, जहाँ इस K का वैल्यू जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने इसका डायमेंशन भी आप सभी को बताया था। ठीक है, और मैंने एक बात और बोला था कि इस K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि ε0 क्या होता है। तो आप बोलोगे यार, ये तो होता है परमिटिविटी। ठीक है, क्या होता है, परमिटिविटी होता है। ठीक है, मैंने आपको एक इसका रिलेशन भी दिया था कि εr बराबर ε/ε0 होता है, यानी कि वैक्यूम में परमिटिविटी। ठीक है, वैक्यूम में और मीडियम में, इसमें मीडियम में परमिटिविटी। ठीक है, वैक्यूम में और मीडियम में परमिटिविटी। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और ये सब सारी की सारी बात हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ी है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी, एक बार ध्यान देते चलना यार। ठीक है, एक मिनट, ऐसे छोटा कर लो थोड़ा सा, और इसे मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो बढ़िया है। चलो, मैं आपको क्या बताने वाला था कि यार, बहुत सारे, मतलब कि मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जों के बीच बहुत सारे फोर्स लगना। ठीक है, फोर्स, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि हेडिंग में दे रहा हूँ कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, किस पे, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, चार्जेस। ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अरे भाई, आप सभी को क्या एक बात पता है कि अगर मैं इसको चार्ज बोलूँ,
ज़रा देखना, मान लो कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक। और मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। मतलब कि 2-3 चार्ज, मतलब Q1 Q2 से मैं डिनोट कर दूंगा उसको बाद में। एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ, और एक चार्ज को मैं यहाँ बना दूँ। यार हट जा तो, ये का एक बार रुक जाओ यार। एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज, चलो 3 ही चार्ज है, ठीक है, 3 ही चार्ज। और क्या कर रहा हूँ मैं कि इस चार्ज पे इस चार्ज को मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं भी क्यू लिख रहा हूँ और इस पे भी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सारा का सारा ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। 3 चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे भाई इसको इस चार्ज पे, इस चार्ज से इस चार्ज पर एक बल लग रहा है, मान लो कि इस पर एक बल लग रहा है, ठीक है। फिर इस चार्ज से इस चार्ज पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है, ध्यान देते रहना। इस चार्ज पर मैंने बोला कि एक बल लग रहा है, ठीक। फिर अगर मैं बोलूँ कि इस चार्ज पर, ठीक है, चाहे ये लो, मैं इसे हटा दे रहा, इसको हटा रहा, ये 1 मिनट, चलो रुक जाओ। इस चार्ज पे यहाँ से एक बल लग रहा है, मान लो इस चार्ज पर ये एक बल लगा रहा है, एक बल वो और एक बल ये, यानी कि ये एक फोर्स लगा रहा है और एक फोर्स ये लगा रहा है। 2 चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है इधर। तो क्या मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैं इसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ की दूरी r21 वेक्टर में मान लो और यहाँ से यहाँ की दूरी में r31 वेक्टर मान लो, ठीक है, तो क्या आप बताओगे कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो 1 पर जो फोर्स लग रहा होगा 2 के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F12 होगा, क्योंकि इस पर Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 के कारण लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस Q3 की अगर मैं बात करूँ, मैं इस Q3 की बात करूँ, तो क्या ये फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, हाँ। मैं क्या इसे बोल सकता हूँ कि इस पर जो फोर्स लग रहा है 1 पर जो फोर्स लग रहा है 3 के कारण, यानी F31 लग रहा है, हाँ। तो एक चार्ज पर 2 चार्ज के द्वारा बल लगाया जा रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं, इस कंडीशन में आपसे पूछूं कि यार आप बताओ मुझे, 1 मिनट, आप मुझे बताओ कि यार F12 वेक्टर, F12, ठीक है, F12 वेक्टर, यानी कि F12 जो फोर्स है वो फोर्स कितना है। मैं इसे थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, नहीं, F12, ठीक है, F12 पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, उसको फोर्स को Q1 और Q2 मान लो, मैं Q1 Q2 मान लो, और इसके नीचे जो दूरी आएगा वो R21 वेक्टर आएगा, क्योंकि R21 वेक्टर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है R21 है और इसका स्क्वायर आएगा। और अगर मैं वेक्टर लगाना चाहूँ तो R21 कैप लगा दिया, ठीक है, एक फोर्स ये लगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ F13 की, F13 वेक्टर की, तो आप बोलोगे यार Q1 Q3, ठीक है, अपॉन में R31 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R31 का कैप, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल चार्ज, यानी F12 एक चार्ज पर F12 लग रहा है, दूसरे पर F13 लग रहा है, दूसरा बल जो लगा रहा है F13 लगा रहा है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई F नेट जो होगा, F नेट जो बल होगा वो होगा आपके पास F12 का वेक्टर प्लस F13 का वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये जो फॉर्मूला जो लगेगा वो वेक्टर लॉ को क्या करेगा मेरे भाई, फॉलो करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। इतनी बात क्या समझ में आई मेरी?
अगर मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार बोल दो हाँ, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एफ नेट जो लगेगा F12 प्लस F13, और यह क्या करेगा, फॉलो वेक्टर लॉ, क्या करेगा, फॉलो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। यानी एक चार्ज पर जब दो अलग अलग चार्ज के द्वारा बल लगाया जाता है तो उस समय जो एफ नेट होता है वो सारे बलों का क्या होता है, योग होता है, और जो योग होता है वो वेक्टर लॉ का क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आ गया। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, आप अगर आपके पास सवाल है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो मेरे बात इतना तक समझ में आ गई, और मैं आगे चलता हूँ। अरे भाई आगे कहाँ चलूँगा, यहाँ। अब आता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं हेडिंग देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, एक ऐसा फील्ड, ठीक है, किसी पिंड के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र। मान लो कि इस पर चार्ज है, ये लो ये चार्ज, सब पे चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र, या फिर किसी बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज अगर मैं क्यू रख दूँ तो ये एक बल का अनुभव करे। क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। यानी इस पर जो लगेगा फोर्स, वो एफ फोर्स ये क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है, एफ फोर्स ये फील करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, यानी कि वह क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र जहाँ पर कोई पॉइंट क्यू चार्ज को रखा जाए तो वो एक बल का क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। एक बात और मुझे बताना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू, यानी ई बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, ई बराबर एफ बाई क्यू, जहाँ ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ क्या है फोर्स और क्यू क्या है वो चार्ज है, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, अगर इसके बारे में पूछूँ आपसे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है तो आप बोलोगे न्यूटन पर कूलाम्ब होता है, ठीक है। यहीं से एफ बराबर भी निकलता है एक फॉर्मूला, एफ बराबर क्या क्यू ई वेक्टर, ये एक रिलेशन है, ठीक है। एक और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई बराबर वी बाई डी, ई बराबर वी बाई डी, ठीक है। यानी कि ई बराबर वी बाई डी ये भी एक फार्मूला ही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। कब, जब पोटेंशियल गिवन हो तब, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। दो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, ठीक है। ई बराबर एफ बाई क्यू और ई बराबर वी बाई डी, दोनों ही फार्मूला है, और दोनों के लिए ये न्यूटन पर कूलाम्ब अगर डायमेंशन निकालोगे तो दोनों के लिए ही सेम डायमेंशन आएगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर मेरी बात इतनी समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। मुझे एक चीज़ बताते चलो कि क्या अगर ये एक चार्ज है, मानो ये एक चार्ज है, ठीक है, और सेम एक ऐसा चार्ज यहाँ है, ठीक है। चलो एक चार्ज ये है, मान लो कि ये क्या है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, और इसके अंदर इसके अंदर क्या है तो बोलोगे तुम माइनस चार्ज है। क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है और इसके अंदर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके बाहर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या, कौन सा डायरेक्शन होगा, तुम बोलोगे आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इससे निगेटिव से, यानी कि निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि प्लस चार्ज से यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कहाँ होता है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर अगर निगेटिव की बात करूँ, निगेटिव के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा।
इनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? तो बताओ एक बार हाँ। ठीक है, मुझे इतना ही बात आपको समझाना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स। चलो देखो, एक चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये। ठीक है, दो चार्ज है। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसमें कर्व वाला कोई सेफ है क्या यार? नहीं 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 नहीं, कोई कर्व टाइप का शेप अगर होता तो मज़ा आता। एक मिनट रुकना भाई, मैं कुछ आपके लिए एक बना दूं जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, क्या करो आप समझ पाओ अच्छे से। और ये लो थोड़ा सा, अब मैं इसका क्या करूँगा, मिटा लूँगा ये इतना। ठीक है, क्या करूँगा, इतना करके मैं इसे मिटा लूँगा। और हालांकि ये अंदर हो गया, लेकिन चलो फिर भी ठीक ही है। तो क्या मैं इसे पूरा मिटा दूँ? हटा दो यार, मिटा लो पूरा। चलो दूसरा बनाते हैं, अपने से बना लेंगे, खुद से बना लेंगे यार, कलाकारी अपने हाथ में ले भाई। ई का कलाकारी के चक्कर में चलो ये लो। अब देखो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। किसकी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो प्लस से, अभी मैंने बताया कि प्लस से कहाँ जाता है, बाहर की ओर, मेरे बाहर की ओर निकलता है। अब बोलोगे एकदम सही यार, बाहर की ओर निकलता है। अब बोलो एकदम सही, बाहर की ओर। और इससे आप बोलोगे अंदर की ओर, है कि नहीं? बोलो अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसा करके वाला जो लूप होता है ना, देखना ये और ये फिर यहाँ से यहाँ यार, यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि ये जो मैंने क्या बना दिया, क्लोज लूप बनाया। ठीक है, ये क्लोज लूप जो मैंने बनाया मेरे भाई, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो क्लोज लूप मैंने बनाया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ये क्लोज लूप नहीं बनता। ये बनता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। तो मैंने इसलिए आपको बना के दिखाया क्योंकि आप इस तरीके से जो जा रहे हो आप उस तरीके से गलत हो। ठीक है, इसलिए मैं इसे बनाया आपको दिखाने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो एक बात बस याद रखना कि मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इसका, और आप प्रॉपर्टी उसको नोट पॉइंट करके लिखते रहना और मेरे साथ बोलते रहना। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे भाई ये क्लोज लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, पहला नहीं बनाता। ठीक है, नहीं बनाता। दूसरा मेरे भाई, दूसरा कि इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो प्लस से आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव से यार, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और निगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है मेरे भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको?
तो क्लोज लूप नहीं बनाता, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी प्लस से निकलता है बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात कि मेरे भाई तीसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाता है, इसके कारण क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। दूसरा बात कि 3 प्रॉपर्टी है आपके सामने, ठीक है, और तीनों प्रॉपर्टी के लिए आप सभी इस तरीके से इसको याद करना, इस 3 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। तीनों प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लोज लूप नहीं बनाता है, प्लस से निकलता है और माइनस से एंट्री करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ओर और बढ़ते आगे, और मैं बात करूँगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। चलो ज़रा देखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। इसको मैं घेर दे रहा हूँ आप सभी के लिए एक बढ़िया सा, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर रहा हूँ। देखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस को, ठीक है, ये लो भाई। चलो ये आपके सामने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा ध्यान देते रहना इसमें। चलो इतना सही है। चलो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, क्या है, प्लस चार्ज, ठीक है। तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आप सभी जानते हो कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की ओर जाती है, तो आप बोलोगे यार ये तो बाहर की ओर जाती है कि नहीं, जाती है ना, बोलोगे एकदम जाती है तो बना दे रहा हूँ मैं, और क्या, फिर और तो क्या यार, रुक जाओ, थोड़ा सा कष्ट आपको, ठीक है, एकदम आराम से चलेंगे मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। और आपके लिए एक शानदार सा ये डायग्राम रहेगा, एक बार दिमाग में फिट हो जाए तो फिर निकलेगा ना मेरे भाई, ठीक है। ध्यान देते रहना इस चीज़ को, एक बार दिमाग में बस फिट करने की बात है, ठीक है। और ये यहाँ ठीक है, ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज से कहाँ जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, आप सभी को पता है। यानी कि ये जो फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। ये लो डायरेक्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे आउटवर्ड। मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मेरे भाई, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, कि हर जगह पोटेंशियल, हर एक सरफेस पर क्या होना, पोटेंशियल का समान होना। यानी यहाँ जो भी होगा वो भी यहाँ भी होगा। मान लो कि अगर ये पॉइंट ए है तो वी ए, यहाँ भी बी, यहाँ पर वी सी, और कहीं पर यहाँ वी डी। यानी कि मेरे कहने का मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस वैसा पोटेंशियल सरफेस होता है जहाँ पर हर एक सरफेस के हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी वी ए बराबर होगा वी ए, बी बी के बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा, वी डी के, ठीक है। और इसी में इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस की मैं बात करूँ, क्या यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि वी ए, यहाँ पर मैं मान लूँ वी बी, यहाँ पर मान लूँ मैं वी सी, ठीक है। तो क्या आप बताओगे कि इस पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सही है भाई, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी। यानी कि वैसा सरफेस होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जहाँ पर हर एक पार्ट, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या हो, पोटेंशियल सेम हो। तो वैसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेटालिक सरफेस अगर आपको कहीं गिवन हो मेरे भाई, अगर मेटल सरफेस अगर कहीं गिवन हो,
मेटल का सरफेस, मेटल सरफेस अगर कहीं गिवन हो, मेटल सरफेस, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है। क्या करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है, सरफेस का काम करता है। ठीक है, यानी मेटल सरफेस बराबर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मेटल का सरफेस पे हर जगह क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कुछ एक क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई, ज़रा ध्यान से सुनना। वो प्रॉपर्टी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या? क्या बोल रहे हो यार, सही बोल रहे हो ना? चलो इसको मैं छोटा कर लेता थोड़ा सा। अरे यार रुक जा यार, मैं इसको यहाँ कर लूँ थोड़ा, और इसको ऐसे कर दूँ, और थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाऊँ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो, नहीं दिक्कत होगा यार। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता। अच्छा, दूसरा बात, वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इधर लिख लेना, पोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो, इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है मेरे भाई, ऑलवेज ज़ीरो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये जीरो कैसे होगा, तो मैं आपको कुछ बता दूं कि यार, अगर मान लो कि यहाँ भी ए है और ये भी है, तो अगर मैं वोल्ट मतलब कि विभव निकालने का कोशिश करूँ, यानी भी ए माइनस वी बी बराबर आप बोलोगे डब्लू बाई क्या होता है, क्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर डब्लू बाई क्यू, भी ए माइनस वी बी, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर अंतर निकालना चाहे तो डब्लू बाई क्यू। क्या ये भी ए माइनस वी बी क्या होगा, दोनों मतलब कि भी तो भी ए के बराबर ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक सरफेस का सेम होता है, जितना भी होगा उतना ही भी होगा। देखो यहाँ पे, जितना वी होगा उतना ही भी होगा, जितना वी होगा उतना ही भी होगा। तो क्या मैं इसे भी की जगह भी लिख सकता हूँ? तो क्या मैं भी ए माइनस भी ए लिख के डब्लू बाई क्यू लिख सकता हूँ? तो क्या आप बताओगे कि इसे भी ए माइनस भी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डब्लू बाई क्यू, यानी यहाँ से आप क्या बोलोगे कि डब्लू बराबर जीरो, यानी वर्क डन क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे जीरो। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। इसको याद रखना, ऑलवेज ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि मेरी बात? अच्छा चलो, अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और दूसरे पेन से लिखते हैं, और पेन से लिखने का एक अलग ही मज़ा है मेरे भाई। और अगला टॉपिक है अपना चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और सेल। चलो, चार्ज, ठीक है, कंडक्टिंग, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब किसी स्फीयर की बात मैं करूँगा आप सभी से, हरी का ये हट रहे, हट जा भाई, यहाँ पर ये इसको हटाओ, मारो गोली, और यहाँ पर अब ये आया। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का। अगर मान लो कि आपके पास कोई स्फीयर गिवन है, चलो बढ़िया से इसको समझना मेरे भाई, ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको समझो थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट, इसका सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर है कोई, ठीक, और यहाँ से इस सरफेस पर, और फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ, फिर इसी तरीके से एक लाइन और मैं ड्रॉ करूँगा बाहर के लिए, ठीक है, ये बाहर के लिए, और मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, क्या क्या नाम है, तो उस नाम को ज़्यादा ध्यान से सुनो, नाम को दे, इसको मैं बोलूँगा स्मॉल आर, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको मैं स्मॉल आर बोलूँगा, इसको मैं कैपिटल आर बोलूँगा, ठीक है, कैपिटल आर, और इसको मैं बोलूँगा, मान लो कि चलो
यहाँ पर जो पॉइंट है आपके पास, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। क्या है? चार्ज है। एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर क्या है? इसके सरफेस पर चार्ज को रखा गया, ठीक है। तो अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये आर है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अगर मैं इसकी बात करूँ यानी कि ये आर किसके लिए? सरफेस के लिए, ऑन सरफेस के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस सरफेस के लिए तो आप क्या बोलोगे? सरफेस के लिए जो ई होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज मान लो क्यू यहाँ पर रख दिया गया था, तो उसके लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक फार्मूला आपके लिए ये, कब? जब सरफेस पर हो तब, ठीक है। यानी कि इस किसके लिए आएगा? ऑन सरफेस, ठीक है, ऑन सरफेस, ठीक है, ऑन सरफेस के लिए, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि बाहर वाले के लिए, इस आर के लिए, इस बाहर वाले आर के लिए क्या करूँगा? पहले इसके लिए मुझे एक बात बता दो, इसके लिए वी भी बता दो। तो वी बराबर आपने पढ़ा है के क्यू बाई आर, ठीक है। इसमें स्क्वायर नहीं आता और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है। ये किसके लिए है? तो आप बोलोगे एट द सरफेस के लिए, ऑन सरफेस पे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ऑन सरफेस के लिए पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। अच्छा, इस स्मॉल आर के लिए यानी कि कहाँ पे? आउटसाइड में। मान लो कि इसके लिए मान लो कि यहाँ का कोई पॉइंट है पी, यहाँ भी लो पी और यहाँ भी लो पी। मैं पहला पी ऑन सरफेस और फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ पी एट आउटसाइड, ठीक है। पॉइंट पी जो आउटसाइड है उसके लिए मैं फर्स्ट में बात करूँगा ई के लिए क्या बोलोगे? ई के लिए तुम बोलोगे के क्यू बाई, अब ये आर बड़ा वाला आर नहीं है, ये स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे कंडीशन में भी के लिए के क्यू अपॉन, ये बड़ा आर नहीं होगा, कौन सा आर होगा? स्मॉल वाला आर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे कि यार आप बता दो मुझे कि पी एट इनसाइड के लिए या देखना एक होलो स्फीयर है और ये पॉइंट बहुत ही लाजवाब वाली बात है। पी एट इनसाइड के लिए इनसाइड द स्फीयर, क्या इनसाइड यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना, होलो स्फीयर में कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि ई बराबर के क्यू बाई, अगर मैं लिखता कोई भी आर ले आर स्क्वायर, तो क्यू तो यहाँ पर जीरो हो जाता। इसके कारण क्या होता है? के इंटू जीरो बाई आर स्क्वायर यानी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। यानी कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? होलो स्फीयर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं वी इनसाइड की बात करूँ, वी इनसाइड की, ठीक है, पोटेंशियल एट इनसाइड, पोटेंशियल क्या होगा? क्या ये जीरो होगा? तुम बोलोगे नहीं यार ये जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जो होगा वो सरफेस के बराबर होगा, वी सरफेस पर, वो जो सरफेस पर जो पोटेंशियल था यानी के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर होगा। याद रखना ये दो पॉइंट जो है बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई, और इसको तुम याद रखोगे। देखना इसको याद रखोगे भाई, इसको और इसको। एक पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, यानी ई इनसाइड जीरो होता है, ठीक है। और दूसरा वी इनसाइड जीरो नहीं, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। किसमें? कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर क्या होता है? ई इनसाइड जीरो होता है और वी इनसाइड क्या होता है? के क्यू बाई आर, सरफेस के ही बराबर होता है। क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नहीं। क्या हो सकता है जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कितने बच्चे क्या करते हैं पता है? पोटेंशियल भी बराबर जीरो कर देते हैं इनसाइड। जब भी पूछता है कि होलो स्फीयर में पोटेंशियल कितना होगा, तो सब बोलेंगे नहीं भाई जीरो होगा, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वी जीरो नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है? ई जीरो होता है, वी तो क्या होता है? वी बराबर के क्यू बाई आर के बराबर, यानी जो सरफेस पर होता है वो होता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बताओ एक बार हाँ। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो एक बार हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप मुझे एक बात बताओ यार, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का नाम सुना है क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आपने सुना है? ये जो चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से हो, अंदर से चार्ज,
ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के बारे में। पहले मैं नाम लिख दूँ, नाम क्या है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज्ड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग क्या स्फीयर। अब इसमें क्या है, एक कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ये कंडक्टर की तरफ बिहेव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कंडक्टर की तरफ बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपके पास ये, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं बताऊँ कि इसके अंदर चार्ज भरा हो, ठीक है, इसके अंदर चार्ज भरा हो, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि इसका कोई रेडियस है, और यहाँ से यहाँ फिर से मैं दूरी के बारे में बात करूँगा आपसे। यहाँ से मान लो कि एक दूरी ये है, ठीक है, एक पॉइंट P मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद सेम ऐसा ही एक डिस्टेंस मैं और बनाऊँगा जो कि इसके सरफेस पर आके रुकेगा, ठीक है। और इसी में मैं एक और पॉइंट बनाऊँगा जो इसके अंदर आके रुकेगा, ठीक है। 3 कंडीशन पे बात करेंगे हम। मान लो कि ये पॉइंट P है जो कि बाहर है, ये पॉइंट P है जो कि सरफेस पर है, और ये पॉइंट P है जो इनसाइड द स्फीयर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं इसे स्मॉल r बोल सकता हूँ, इसे कैपिटल R बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था आपको डायग्राम में वैसे ही। तो अगर मैं पूछूं कि आउटर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटर सरफेस P एट आउटसाइड, P एट आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप फिर से बोलोगे यार KQ/R² ही होगा, ठीक है। ऐसी मैं V पूछूं, और V अगर मैं पूछूँ आपसे तो आप बोलोगे KQ/ क्या होगा, R, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैं पूछूं कि P एट सरफेस पर आपको बताना है, सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो आप बोलोगे KQ/R²। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्ट मतलब विभव बताओ, पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलोगे KQ/R। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, थर्ड कंडीशन, यहाँ पर एक बात और मेरे भाई, कि यहाँ पर जो P होगा, ठीक है, इनसाइड की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इनसाइड की मैं बात करूँ, तो P एट अ सरफेस यानी कि इनसाइड में थर्ड पोजीशन इनसाइड, E इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, इनसाइड अंदर की ओर वाली। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R/R³, ठीक है, KQ/R/R³। E जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली r के होता है, ठीक है, E जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनली r के होता है, ठीक है। और दूसरा, अच्छा, ये जो पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, एक रिलेशन आता है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन रिलेशन है। V इनसाइड जो होता है 3/2 V जो सरफेस पर होता है उसके होता है, यानी कि V इनसाइड बराबर 1.5 V इंटू सरफेस, यानी जो पोटेंशियल होता है इनसाइड का पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना ज़्यादा होता है, 1.5 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात पूछूं कि V इनसाइड अपॉन V एट सरफेस का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे 1.5/1, या फिर आप बोलोगे क्या 3/2, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई, और आपको इसका रिलेशन याद होना चाहिए। इसे खोखले गोले में, ठीक है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मेरे भाई V इनसाइड जो होता है वो बड़ा होता है किससे, V सरफेस से, और इससे बड़ा, इससे छोटा क्या होगा, V आउटर सरफेस के लिए। यह भी आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको भी याद रखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, इतना बात समझ में आ गया, तो मैं कुछ आगे बढ़ जाऊँ, तो एक फार्मूला डेरिव कर दूँ क्या मैं तेरे लिए, बताओ यार, एक फार्मूला डेराइव कर दूँ, एक बात बताओ। अच्छा, इनफाइनाइट थिन लेंथ वाले जो
चादर होते हैं मेरे भाई, प्लेन शीट। इसके लिए मैं कुछ बताऊँ क्या आपको, या फिर छोड़ दूँ? नहीं, बता देता यार। चलो देखो, इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए एक होता है अरे का इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए, इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए, यानी कि अनंत पतले चादर के लिए, आवेशित चादर के लिए। ठीक है, क्या होगा कि आपको पता है क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि E का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे यार हाँ, क्या होता है? तो आप बोलोगे KQ/R, यही ना होता है भाई, KQ/R। तो यहाँ पर E का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई, इसके लिए इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए, वो क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन, सॉरी तो 6 लिखा दिया यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो E है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0 के बराबर होता है, यानी R पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, जब भी तुमसे पूछे इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड R के बदलने से बदलता है, तो तुम बोलोगे नहीं, R पर डिपेंड नहीं करता, यानी E जो है R पर क्या करता है? डिपेंड नहीं करता। कब नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। कब नहीं करता? हर समय नहीं, सिर्फ इसके कंडीशन पे, इनफाइनाइट थिन प्लेट के कंडीशन पे। ठीक है, क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है ना मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, और तब तक के लिए आप इसमें जो भी करना है, आप स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहो, थोड़ा सा वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आप सभी से एक बात कर लूँ। ठीक है, तो बताओ क्या हाल चाल आप सभी के? क्या हाल चाल आप सभी के, बताओ यार। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और एक बात बताओ यार, आप शेयर नहीं करते यार, सब्सक्राइब नहीं करते। शेयर और सब्सक्राइब भी करो। अरे इतनी मेहनत तो किसके लिए? आप ही के लिए। ठीक है, इतनी बात मेरी। यहाँ तक में अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना। ठीक, और मैंने पानी पी लिया, और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। मैं चलूँगा अब कहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई? ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ज़रा देखो, मैं भी तो देखूँ ये क्या है डाइपोल। चलो देखो। अच्छा, अगर कोई चार्ज ये और सेम इसके जैसा एक चार्ज ये, ठीक है, और दोनों के बीच कुछ दूरी, ऐसा कुछ दूरी ये, ठीक है, जिसका मैं नाम दे दूंगा कैसा, तो ऐसा D, और ये चार्ज मान लो प्लस Q चार्ज, और ये माइनस Q चार्ज। ठीक है, दो चार्ज, दोनों के बीच दूरी D है। ठीक है, और ये मिनिमम दूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे डिनोट किया जाता है, तो तुम बोलोगे यार P से। यहाँ P बराबर क्या होता है? Q इंटू D होता है। ठीक है, Q इंटू क्या होता है? D। या फिर कभी कभी तुमको देखने को मिलेगा Q इंटू L, P बराबर Q इंटू L, या फिर कभी कभी तुमको मिलेगा P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, अब इसे D को अगर मैं 2D मान लूँ तो यहाँ पर 2D हो सकता है, या फिर मैं 2L मान लूँ तो 2L हो सकता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ से इसका डायमेंशन, ठीक है, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होता है मेरे भाई? नोट करके लिखना, नोट करो और यूनिट बताओ मुझे। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? ऐसा यूनिट तो तुम बोलोगे Q के लिए कूलाम और D के लिए मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, और इसका एक अदर ऐसा यूनिट भी होता है, अदर ऐसा यूनिट। ठीक है, अदर ऐसा यूनिट,
उसका नाम क्या होता है पता है? बहुत आदमी को नहीं पता होता है, डीबाई। ठीक है, डीबाई, डेबाई होता है, इसको बोल दो डेबाई। ठीक है, डेबाई या फिर डेबाई, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन का अगर मैं बात करूँ, डायमेंशन को लेके थोड़ा सा बात कर लूँ मैं। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन मेरे भाई कूलाम इंटू मीटर के लिए तो आप बोलोगे A1 T1। ठीक है, और मीटर के लिए L1। ठीक है, तो पूरा मात्रक L1 T1 और A1। ठीक है, ये होगा इसका डायमेंशन। ठीक है, कभी कभी तुमको ऐसा मिलेगा M0 L1 T1 और A1। ये किसका है? तो तुम बोलोगे डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ मेरे भाई। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और एक बात और मैं तुम्हें बता दूँ कि यार ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तुम बोलोगे यार वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आगे चलूँ मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या लिखूँ मैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके कारण? पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण मेरे भाई? तो आप बोलोगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इतना लंबा सा एडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो क्या मैं इसको लिख दूँ क्या? रुक जाओ, पहले मैं इसे सेलेक्ट कर दूँ और मैं इसे खींच के यहाँ लेके आऊँ, और अब सही है। और फिर इसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, येलो, और मैंने इसे क्या करा? डब्बे में बंद करा, और हमने यहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? डाइपोल के लिए। ठीक है, मेरे बात एक बात याद रखना। अच्छा, डाइपोल के लिए दो चीज़ मेरे भाई, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा, इन दोनों के बीच एक मैं, चाहिए इसको हटाओ यार, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं यहाँ रख रहा हूँ दोनों के बीच। ठीक है, ये डाइपोल अपना काम करेगा, और यहाँ पर एक चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज होगा क्यू। ठीक है, चलो ये क्या है यार, इसको ऐसे रहने दो। चलो देखो, यहाँ पर एक कुछ चार्ज क्यू माइनस का है, और यहाँ पर जो चार्ज क्यू प्लस का है, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच क्या रख दिया गया है? एक डाइपोल को रख दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होता है, इसमें ऐसे कंडीशन पर मान लो कि यहाँ से एक मैंने लाइन खींच दिया, लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, तो इसे मैं बोलूँगा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलूँगा? इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप बोलोगे KP/RQ। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा? KP/RQ। ठीक है, इतना बात मुझे याद रखना, आप भी याद करना, और मुझे भी थोड़ा सा यारी का। चलो KP/ क्या है? RQ। ठीक है, KP/RQ एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं कि एट एक्सिस, ये तो इक्वेटर पर हो गया, एट एक्सिस पे, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो तुम बोलोगे E = 2KP/RQ। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा फॉर्मूला और दोनों के बीच एक रिलेशन में आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। क्या? इक्वेटोरियल। ठीक है, क्या होता है? KP/RQ, और आप बोलोगे E एक्सिस
क्या होता है 2kp अपॉन आर क्यू। तो क्या मैं इस ई एक्सिस को ये लिख कर और मैं 2 ई नहीं लिख सकता, ई इक्वेटर नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलो एक बार हाँ, अरे बोल दो एक बार हाँ। यहाँ भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना? हाँ। तो ये फॉर्मूला मतलब कि एक रिलेशन होता है कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सिस पर, वो इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। ठीक है, इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? 2 गुना होता है, याद रखना। या फिर तुमसे रेशियो पूछ सकता है ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल के रेशियो कितना होगा, तो तुम बोलोगे 2:1। ठीक है, 2:1। क्या बोलोगे? 2:1। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो एक बार हाँ। समझ में आ गई तो बोल दो एक बार क्या? हाँ। ठीक है, अच्छा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यार इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया है, क्या मैं बोलूँ, और एक्सटर्नल फील्ड के लिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे क्या? थोड़ा सा क्या आप छोड़ दूँ मैं? 13 हो गया, 14, कितने सारे हो गए यार, देखने दो थोड़ा सा। थोड़ा सा देख लूँ मैं भी। चलो 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 यार देख लेते हैं और क्या। अरे हट यार, ये क्या नहीं हटता है। चलो, क्या है अपना दूसरा? डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कि बाहर वाले फील्ड, बाहरी क्षेत्र में डाइपोल। ठीक है, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ कि यार ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये लो एक लाइन ये ड्रॉ करा मैंने, और सेम इसके जैसा एक यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है, और सेम इसके जैसा यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको यार हटा यार, क्या ही कितना सारा हो गया भाई, पूरी बाबा। हाँ चलो बढ़िया, चलो देखते हैं और आगे। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, ठीक, और यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच एक सटीक सा एक लाइन खींच दूँ मैं, ठीक है, और मैं इसे एक गोले में बंद कर दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई। ये लो, एक गोला में मैंने इसे भी बंद कर दिया, दोनों को मैंने गोले में बंद कर दिया। और अगर मैं आपसे बात करूँ यार, हाँ, अगर मैं इससे बात करूँ थोड़ा सा आपके लिए कि यार प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच एक चार्ज है, ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा इधर साइड लगेगा, ठीक है, इधर साइड लगेगा, जो कि हम बोलेंगे F बराबर F2, मान लो कि F2 है, और इस पर जो बल लगेगा वो इधर साइड लगेगा, ठीक है, किधर लगेगा? इधर लगेगा। अरे यार हट, इस पर जो बल लगेगा इधर साइड लगेगा वो F होगा, और बराबर किसके होगा? F1, इसको मैं नाम दे दूँ, और ये बल किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे QE के बराबर होगा। ये भी बल किसके बराबर होगा? तो बोलोगे आप QE के बराबर होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का कांस्टेंट होता है, ठीक है, डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हो, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर अगर मैं बात करूँ कि यार जब इसे करके जो बल लगता है, इसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, टॉर्क यार ये तो मिट्टी को टाउ ही लिख रहा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या बोलते हैं? टॉर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण, ठीक है, और टॉर्क को इस टाउ से सूचित किया जाता है, जहाँ टाउ बराबर क्या होता है मेरे भाई? टाउ बराबर P क्रॉस ई, जहाँ टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं इसे घेर घार के आपके पास ले आ रहा हूँ,
और आपके सामने हाजिर कर दे रहा हूँ। टॉर्क बराबर ये पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अच्छा, इस टॉर्क के लिए अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन मेरे भाई, पहला कंडीशन आपके पास है, और पहला कंडीशन ये है यदि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो टॉर्क पी ई साइन थीटा की जगह 0 डिग्री। अब साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी टाउ बराबर 0, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम टॉर्क लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, 90 डिग्री, यानी टाउ बराबर क्या बोलोगे, पी ई, यानी कि ये इस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आ गई क्या मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर 180 डिग्री पर रखोगे तो फिर भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं, दो ही कंडीशन ले लो। ठीक है, तीसरा कंडीशन, अब चलते हैं वर्क डन। अब इस डाइपोल को घुमाने में, देखो इस डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन करेगा, ठीक है, इसमें इस डाइपोल को घुमाने में जो कार्य होगा, वर्क डन जो होगा, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, इसमें इसको घुमाने में, इस डाइपोल को घुमाने में जो कार्य होगा मेरे भाई, उस कार्य को हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ आपके सामने। इस वर्क डन के बारे में अभी बात करेंगे। वर्क डन क्या होगा, तो Q1 को Q2 से घुमाने में क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला था W बराबर पी ई, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, क्या होता है, पी ई कॉस थीटा -1 इंटू कॉस थीटा -2। ठीक है, चलो इतनी बात का समझ में आ गई। तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, इफ़ अगर थीटा 1 क्या हो, 0, इफ़ थीटा 1 क्या हो, 0 हो, तो ऐसे कंडीशन में W बराबर क्या होगा, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। और यही फार्मूला आपके सामने बार बार आता है और आप पागल होते हो। ठीक है, बार बार आता है और आप क्या होते हो, पागल होते हो, और यहाँ से आपका वर्क डन क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है, वर्क डन क्लियर होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की मेरे भाई, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लो, और इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब आगे देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा, यही इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा, U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा। अगर मेरे भाई थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो U क्या होगा, माइनस का पी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप बोलोगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है U बराबर माइनस का पी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। यानी कि यहाँ से आपके लिए एक कंडीशन आया जो कि वर्क डन क्या, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक, ऐसे कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, इफ़ थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, ऐसे कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस का पी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी U बराबर 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो बोल दो एक बार हाँ। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार बोलो हाँ। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, U बराबर 0। अच्छा, अगर थीटा बराबर कितना हो, थर्ड कंडीशन, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो U बराबर क्या होगा, माइनस का पी कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, यानी माइनस का पी, और यहाँ पर -1, और U बराबर क्या होगा, पी, यानी कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होता है, तो 180 डिग्री पर। एकमात्र ऐसा कंडीशन जहाँ पर मैक्सिमम होगा। मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ पर मिनिमम। ठीक है, कहाँ होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आ गई आपको बात। और इसको याद रखना आप मेरे भाई, पक्का याद रखोगे तुम, मेरी बात मानोगे ना, यहाँ याद रखना है भाई। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है,
ख़त्म हो जाएगा भाई। छोटा सा टॉपिक और बचा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फिर उसके बाद हम गॉस लॉ पे चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक बंद पृष्ठ से मेरे भाई, ठीक है, क्या है, एक बंद पृष्ठ से अगर मैं बात करूँ कि अगर ये छोड़ो, ये लेता हूँ, ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे कैसा ले लो, और ठीक है ऐसा ही। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये एक बंद पृष्ठ से मेरे भाई निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक बंद पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं फिगर बना दूँ पहले आपके लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये रहा यहाँ, ठीक है। चलो, एक बंद पृष्ठ से क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारना है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, गुजारना है, रास्ता देना है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेरे भाई फाई से डिनोट किया जाता है, किससे, तुम बोलोगे फाई से। फाई बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ से याद आया कि यार एरिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो, फाई बराबर क्या है, तो ई डॉट ए, जब डॉट हटाओगे तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर फाई बराबर ये कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इफ़ थीटा बराबर ज़ीरो, इफ़ थीटा बराबर ज़ीरो, ठीक है, इफ़ थीटा बराबर क्या हो, जीरो, यानी फाई क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, और फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ई ए मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, इसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम। इफ़ थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कंडीशन पे फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, और फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है मेरे भाई। फाई मिनिमम कब होगा, जब 90 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ, यार स्लाइड ही ख़त्म है, चलो आगे देखते हैं इधर। गॉस लॉ, आज मजा आएगा इस पे पढ़ने में। गॉस लॉ के बारे में देखो, क्या है गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ देखते क्या है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में, ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितना भी चार्ज है, ठीक है, उन सभी का योग बटे में वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणे के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जब भी अगर मैं बात करूँ कि फाई, ठीक है, फाई ई डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है, डी ए वैक्टर बराबर क्या आप बोल सकते हो, ई क्यू बाई क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आता है गॉस लॉ अपना, ठीक है। और गॉस लॉ में आपसे ये पूछता है यार ये किसके गुणनफल के बराबर होता है, किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्या बात समझ में आ गई मेरी, तो एक बार बोल रहे, एक बार हाँ यार इसके बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखोगे तो एकदम याद रखना, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इनक्लोज सरफेस में किसी भी बंद सतह में, ठीक है, किसी भी बंद सतह में अगर चार्ज को रखा जाए, ठीक है, डाइपोल को रखा जाए, मान लो कि किसी बंद सतह में, ठीक है, अब किसी बंद सतह में डाइपोल को रख दिया जाएगा, जैसे कि मान लो कि ये एक सरफेस है और इसमें हम क्या रख रहे हैं, एक चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है +4Q और यहाँ पर मान लो माइनस का 4Q। तो क्या मेरे भाई आप एक बात बताओगे, आप मुझे एक बात बताओगे, क्या ये चार्ज जो चार्ज है यहाँ पे लो और यहाँ पर ये है
और फिर यहाँ पर ये है, ठीक है। ये चार्ज क्या मेरे भाई, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर, एक दूसरे को, अगर ये डाइपोल है, यार क्या हो रहा है, अगर ये क्या है डाइपोल है, डाइपोल है, दोनों डाइपोल है, तो एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर देंगे क्या। तो ऐसे कंडीशन पे समेशन ऑफ क्यू, यानी क्या बोलोगे, समेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा। अरे यार ये का बड़ी समस्या है भाई। समेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू ऐसे कंडीशन पे समेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे प्लस क्यू, फिर इसके लिए अरे यार प्लस, चलो ठीक है, माइनस क्यू, और फिर इसके लिए प्लस 4Q प्लस माइनस का 4Q। तो क्या ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू से कटा, क्या ये माइनस 4Q इस प्लस 4Q से कटा, तो क्या समेशन ऑफ क्यू क्या आ गया 0। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इनक्लोज सरफेस से, ठीक है, इनक्लोज सरफेस से जब डाइपोल को इनक्लोज सरफेस पर रख दिया जाए तो उस समय फ्लक्स जो होगा वो समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होगा, लेकिन इनक्लोज सरफेस के लिए क्यू तो हो जाता है 0, यानी एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स का मतलब 0, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई कि आपको एक बार बताओ। ये लो, मेरी बात समझ में आ गई क्या। अरे यार ये छोटा हो गया, ओ भैया इसको मैं बड़ा कर देता थोड़ा सा, ठीक है। और चलो यहाँ देखते हैं, और इसको मैं यहाँ कर दे रहा, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि क्लोज सरफेस पे फ्लक्स क्या होता है 0, क्लोज सरफेस से निकलने वाला जितना भी फ्लक्स है क्या होता है 0। कहाँ से आया मेरे भाई, गॉस लॉ से, ठीक है। किससे आया बोलोगे, गॉस लॉ से, याद रखना गॉस लॉ, ठीक है। इनक्लोज सरफेस से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या होते हैं 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई तो चलो, अच्छा क्यूब के बारे में थोड़ा सा बढ़ोगे क्या, क्यूब के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है क्यूब के लिए। अच्छा क्यूब के एक सतह के लिए अगर मैं बात करूँ, क्यूब फॉर वन साइड, अरे यही क्या हो रहा है, फॉर वन साइड, फॉर वन सरफेस ऑफ क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या होगा, फाई बराबर सिग्मा अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होगा, ये फर्स्ट कंडीशन। लेकिन किसी एक सतह की बात करें तो आपको 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक सतह के लिए अगर बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक बात और याद रखना, एनर्जी डेंसिटी के बारे में याद रखना, एनर्जी डेंसिटी क्या है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यानी कि पोटेंस U बाई वी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है U बराबर V अपॉन V बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ऊर्जा घनत्व। यहाँ से सवाल बनने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करना है, इसको याद करके रखना मेरे भाई, ठीक है। आज ये यहाँ तक हुआ हमारा, ठीक है। और मेरे भाई आप सभी को एक बात मैं बता दूँ कि यार कहाँ गया यार, हाँ ये हमारा फिजिक्स का आज का क्लास था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। और ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास था, जहाँ कि आज हमने क्या पढ़ा, इससे पहले देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास था, हमने कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करा, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी देखा हमने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी देख रहा था हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, उसका प्रॉपर्टी, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हमने पढ़ा, क्यू इनसाइड आउटसाइड और एट सरफेस क्या होता है, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अलग अलग, इनफाइनाइट थिन प्लेट के लिए हमने पढ़ा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल
ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। एक्सिस पर क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्स पर क्या होता है, ऐसे कंडीशन पर हमने पढ़ा। और फिर हमने यहाँ पढ़ा टॉर्क के बारे में, ठीक है। फिर उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। फिर हमने वर्क डन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। और वर्क डन कहाँ गया यार, वर्क डन भी तो था, हाँ यहाँ पर वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमारा यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में मैंने कुछ बताया। फिर सरफेस ऑफ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इसके बारे में तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में इतना कुछ है। और मेरे भाई अगर आपको इस बैच के बारे में नहीं पता मेरे भाई, लास्ट तक मैं बता दूँ, WITC ऑफिसर और ICG एयरफोर्स नेवी के लिए क्लास 11 12 के लिए मैथ्स और फिजिक्स की क्लास आप सभी के सामने रेगुलर प्लेलिस्ट के साथ आप सभी को देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है मेरे भाई। तो तब तक के लिए आप क्या करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारा कुछ मैथ्स का सिलेबस है भाई, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस, ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टार्ट, अलजेब्रा, फिर 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे करते करते हम इसके PYQ पर पहुँचेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे भाई, चलो देखते हैं कि कहाँ पर हम हैं। और ज़रा देखते हैं भाई क्या है यहाँ, और फिर यहाँ 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 यहाँ, ये ठीक है भाई, ठीक है यार, आ गई समझ में। चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा, वंदे मातरम मेरे भाई, ठीक है। क्लास शेयर कर देना और क्या कर देना, सब्सक्राइब, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई।